आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, राजनीतिक संस्कृति दो शब्द हैं, एक है संस्कृति, दूसरा है राजनीतिक। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो अगर हम संस्कृति शब्द की बात करें तो संस्कृति शब्द समाजशास्त्र से लिया गया है। तो एक प्रकार से संस्कृति से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन किस में होता था? समाजशास्त्र में। अब चूंकि समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान से जुड़ गया, राजनीति से जुड़ गया, इसलिए समाजशास्त्र में जिन चीज़ों का अध्ययन होता था उन चीज़ों का अध्ययन किस में होने लगा? राजनीति में होने लगा। तो इस प्रकार से ये जो संस्कृति है उसका अध्ययन भी राजनीति में होने लगा। तो एक प्रकार से ये बन गई राजनीतिक संस्कृति। अब राजनीतिक संस्कृति की हम बात करें तो राजनीतिक संस्कृति अवधारणा, इस अवधारणा को लाने का जो श्रेय था वो कौन से विद्वान ने किया? ग्रेबियल आमंड ने। तो ग्रेबियल आमंड एक विद्वान हुए, उन्होंने राजनीतिक संस्कृति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। अब राजनीतिक संस्कृति होती क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अर्थ को। क्या कि राजनीति संस्कृति क्या होती है? अर्थ की हम बात करें तो देखो, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों का उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण एवं प्रतिक्रियाएं ही राजनीतिक संस्कृति है। ये तो शब्दों के आधार पर हमने देख लिया कि राजनीतिक संस्कृति किसको बोलेंगे कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, के सदस्यों का, कहने का मतलब कोई देश है, ठीक है, कोई भी देश, जैसे भारत है, एग्जाम्पल के रूप में हम क्या ले लेते हैं? भारत को ले लेते हैं, ठीक है। तो भारत देश है, तो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों का, तो भारत देश की हम बात करते हैं। अब भारत के जितने भी लोग हैं, भारत के जितने भी नागरिक हैं, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति कैसी सोच रखते हैं, कैसा उनका दृष्टिकोण है, वही राजनीतिक संस्कृति है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस भारत के रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, तो भारत के लोग हैं वो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, शासन के बारे में कैसे विचार रखते हैं, उसी को राजनीतिक संस्कृति कहा गया है। वापस से देखो, भारत देश की बात करें तो भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो शासन को कैसा मानते हैं, उनकी नज़र में शासन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक प्रकार से शासन के प्रति व्यक्ति के विचार कैसे हैं, वो शासन को सही मानता है या गलत मानता है, शासन को सही मानता है या फिर क्या मानता है? गलत मानता है। इसी को राजनीतिक संस्कृति कहा गया है। तो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों का, मतलब किसी भी देश में रहने वाले सदस्यों का
उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, उस देश की जो शासन व्यवस्था है, उसके प्रति उनका कैसा दृष्टिकोण है, कैसी प्रतिक्रियाएं हैं, क्या वो शासन को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, इसी को राजनीतिक संस्कृति कहा गया है। तो एक तो हमने देखा अर्थ, दूसरा कि राजनीतिक संस्कृति ये आया कहाँ से, तो वैसे संस्कृति जो है वो समाजशास्त्र से आया है, ठीक है। संस्कृति कहाँ से आया, समाजशास्त्र से, और राजनीति में इसका प्रयोग होने के कारण ये एक अवधारणा बन गई और इसे राजनीति में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, ग्रेबियल आमंड को। तो राजनीतिक संस्कृति जो अवधारणा है इसको ग्रेबियल आमंड लेकर के आते हैं। अब ये अध्ययन करते हैं विश्व के देशों का कि आखिर जैसे ये अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, तो ये बताने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत की बात करें और यूके की बात करें, तो भारत में भी संसदीय शासन है और यूके में भी संसदीय शासन है, लेकिन फिर भी भारत में भी संसदीय शासन है और ब्रिटेन में भी संसदीय शासन है, लेकिन फिर भी दोनों शासन व्यवस्था में क्या पाया जाता है, अंतर। तो आखिर ये अंतर क्यों है, ठीक है। तो अलग अलग देश में लोगों की सोच अलग अलग होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार से लोग शासन के प्रति कैसे विचार रखते हैं, यही राजनीतिक संस्कृति है। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ देखने के बाद में फिर हम बात करते हैं कि राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, कि हमें राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण करने वाले कौन कौन से तत्व देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें इतिहास। इतिहास भी हमें सिखाता है कि राजनीतिक संस्कृति ने शासन व्यवस्था को प्रभावित किया है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम दो देशों की बात कर लें, एक हम ब्रिटेन की बात कर लेते हैं और दूसरा हम किसकी बात कर लेते हैं, फ्रांस की बात कर लेते हैं, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखो ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन में राजतंत्र था और राजतंत्र था तो राजा शक्तिशाली था। राजा क्या था, शक्तिशाली। अब ऐसी स्थिति में लोगों ने वहां पर राजतंत्र के विरुद्ध क्या की, क्रांति की, जो कि बड़ी फेमस क्रांति है, 1688 में होती है, ठीक है। और इतिहास में इसे किस नाम से जाना जाता है, गौरवपूर्ण क्रांति। कि क्रांति भी हुई और क्रांति कैसी, गौरवपूर्ण क्रांति। कि क्रांति गौरवपूर्ण कैसे हो सकती है, क्योंकि क्रांति में तो रक्त बहता है, हिंसा होती है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर लोगों ने क्या किया, लोग चाहते थे कि हमें अधिकार मिले। अब वहाँ पर क्या था, राजतंत्र, तो वो चाहते थे कि वहाँ पर किसकी स्थापना हो, लोकतंत्र की स्थापना हो। हालांकि सरकार वहाँ पर थी, लेकिन सरकार की शक्तियाँ कम थी और राजा की शक्तियाँ ज़्यादा थी। तो ऐसी स्थिति में राजा की शक्तियाँ तो कम हो जाएं और सरकार की शक्तियाँ बढ़ जाएं, लोकतंत्र लागू हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्रांति की गई और क्रांति बिना किसी हिंसा के सफल हो गई। वहाँ पर राजा के अधिकार कम कर दिए गए और जो उनका उद्देश्य था उसमें वो क्या रहे, सफल रहे। तो इस प्रकार से यहाँ की जो संस्कृति है वो अलग देखने को मिली। अब हम बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई वो कब हुई, 1789 में। अब आपको पता है उस समय फ्रांस में दमनकारी शासन था, लुई 16वां शासक था। एक प्रकार से करों का जो बोझ था वो जनता पर लाद दिया गया। जनता करों से परेशान हो चुकी थी, ठीक है। और राजा जनता से किसी प्रकार का राजा को कोई जनता से लेना देना नहीं था, वो जनता की केयर ही नहीं करता था। तो ऐसी स्थिति में जनता परेशान होकर के राजा के विरुद्ध क्या कर देती है, क्रांति कर देती है। अब यहाँ पर देखो परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन में मुख्य रूप से क्या हुई, हिंसा हुई। दोनों में अंतर हुआ, यहाँ पर बिना हिंसा के काम हुआ और यहाँ पर क्या हुई, हिंसा हुई। और हिंसा हुई तो फ्रांस में राजतंत्र के बाद भी क्या बनी रही, अस्थिरता बनी रही, ठीक है। अब दोनों की बात करें, यहाँ पर स्थिरता बनी रही और यहाँ पर अस्थिरता बनी रही। ये अंतर हमें कैसे दिखाई दे रहा है, तो ये हमें ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से पता लग रहा है कि राजनीतिक संस्कृति है वो शासन को प्रभावित करती है, जो कि हमने ब्रिटेन और फ्रांस के माध्यम से देखा।
फिर दूसरे बिंदु की हम बात करें, धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास की बात करें तो हम देखते हैं, एक तो होता है धर्म आधारित, धर्म आधारित शासन, जिनको हम कि ऐसा शासन जो धर्म से संचालित तो होता है, ठीक है। और दूसरा हो गया धर्मनिरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष शासन। दोनों में अंतर अगर हम देखें तो अंतर हमें देखने को मिलता है कि एक में तो शासन जो होगा उस पर धर्म का प्रभाव होता है। जैसे इस्लामिक देशों की हम बात करें, इस्लामिक देश में क्या होता है कि शासन में धर्म की भूमिका होती है। शासन को किसके आधार पर चलाया जाता है? तो शासन को धर्म के आधार पर चलाया जाता है। तो शासन को धर्म के आधार पर चलाया जाता है। तो एक प्रकार से यहाँ पर शासन का निर्धारण किससे हो रहा है? धर्म से हो रहा है। जबकि धर्मनिरपेक्ष देश में क्या होगा? तो धर्मनिरपेक्ष देश में शासन में किसकी भूमिका नहीं होगी? तो शासन में धर्म की भूमिका नहीं होगी। तो यहाँ पर शासन अपना काम करेगा, धर्म अपना काम करेगा। जबकि इस्लामिक देशों की बात करें या ऐसे देश जो धर्म आधारित देश हैं, वहाँ पर धर्म के अनुसार शासन संचालित होता है। तो एक प्रकार से यहाँ पर व्यक्तियों की जो सोच है, ठीक है, वो किस पर डिसाइड होगी? तो वो धर्म पर डिसाइड होगी। कि संस्कृति किससे प्रभावित हो रही है? तो संस्कृति धर्म से प्रभावित हो रही है। व्यक्ति की जो सोच होगी वो धर्म के आधार पर प्रभावित होगी। जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष देश है वहाँ पर उसको पूरी आज़ादी होगी, और जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है वहाँ पर उसको उतनी आज़ादी नहीं होगी। तो ये जो डिसाइड हो रहा है, जैसे मुस्लिम कंट्रियों में महिलाओं के बारे में कहा गया है कि महिला बुर्का पहन कर जाएंगी, ठीक है, ऐसे घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो यहाँ पर जो धार्मिक विश्वास है वो भी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है। फिर धार्मिक विश्वास के बाद में अगले बिंदु की हम बात करें तो आता है भौगोलिक परिस्थिति। कि भौगोलिक परिस्थिति किसी देश की कैसी है वह भी निर्धारित करती है कि वहाँ की संस्कृति कैसी होगी। तो देखो कुछ बिंदुओं की हम बात करें, जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या के साथ साथ संसाधन की बात करें तो जनसंख्या है, संसाधन है और प्राकृतिक स्थिति। कि जनसंख्या, संसाधन और प्राकृतिक स्थिति ये सभी चीजें किस में आती हैं? भौगोलिक परिस्थिति में। अब देखो किसी देश की जनसंख्या ज्यादा होगी, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो भारत को ही। भारत की जनसंख्या क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। जबकि आप ब्रिटेन को लो तो ब्रिटेन की जो जनसंख्या है वो भारत की तुलना में क्या होगी? कम होगी। अब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो संसाधन की बात करें, भारत के पास जो संसाधन होंगे वो ब्रिटेन की तुलना में क्या होंगे? कम होंगे। तो अपने पास संसाधन क्या होंगे? कम। जबकि ब्रिटेन के पास छोटा देश होने के बावजूद भी संसाधन क्या होंगे? ज़्यादा। तो यहाँ पर ये बात होगी कि व्यक्ति की अपेक्षाएं होती हैं किससे? शासन से। जैसे भारत की जनता है वो शासन से अपेक्षा करेगी कि शासन जो है वो उनकी मांगों को क्या करे? पूरा करे, ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भलाई के लिए कार्य करे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या तो ज़्यादा है और संसाधन क्या है? कम है। दूसरी प्राकृतिक स्थिति की बात करें तो भारत की प्राकृतिक स्थिति है कि भारत तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन एक द्वीपीय देश है, चारों ओर पानी है। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन देखो सुरक्षित रहा। तो विदेशी आक्रमण हुए उससे ब्रिटेन क्या रहा? सुरक्षित रहा। जबकि भारत पर लगातार क्या हुए? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र से लोगों ने विभिन्न जातियों ने, विभिन्न शासकों ने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। तो भौगोलिक परिस्थिति जो है
वो भी लोगों की सोच को बदलती है। जिन देशों में जनसंख्या कम है, संसाधन ज़्यादा होंगे, ठीक है, विदेशी आक्रमण का भय नहीं होगा, वहाँ के जो लोग हैं वो शासन को पसंद करेंगे। और जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, संसाधन कम होंगे, ठीक है, और सुरक्षा की दृष्टि से भी कमज़ोर स्थिति बनेगी, तो वहाँ पर शासन व्यवस्था को कम पसंद किया जाएगा। तो ऐसे दो देशों के एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर दोनों देशों की संस्कृति में क्या पाया जाएगा, अंतर पाया जाएगा। तीसरे बिंदु के बाद में फिर हम अगला बिंदु लेते हैं, सामाजिक आर्थिक परिवेश। सामाजिक आर्थिक परिवेश में हम देखते हैं, देखो समाज का ढांचा कैसा है, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो अलग अलग देशों में हमें ये अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल हम भारत का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो भारत में देखो धर्म के आधार पर क्या है, विभिन्नता है। जाति के आधार पर भी क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। इसके साथ में औद्योगिकरण की बात कर लें तो उद्योग धंधों की दृष्टि से भी भारत ज़्यादा उन्नत नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो भी हमारी सोच को, शासन के प्रति हमारी सोच कैसी है उसको प्रभावित करती हैं। कि जैसे धर्म की बात करें, विभिन्न धर्मों के लोग भारत में हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, ठीक है। तो अंतर है धर्म के आधार पर। जाति की बात करें तो जब धर्म इतने हैं तो जातियाँ तो पता नहीं कितनी हैं, तो जाति के आधार पर भी भारत बटा हुआ है, तो इनमें अंतर है। अब अगर धर्म और जाति के आधार पर अगर देश में ज़्यादा विभिन्नता पाई जाएगी तो वहाँ पर जनता की आकांक्षा भी सरकार से क्या होगी, अपने धर्म और अपनी जाति को लेकर होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ पर विरोध होने की, ठीक है, संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी। उद्योग धंधों की बात करें तो उद्योग धंधे भारत के उतने उन्नत नहीं है जितने कि एक विकसित देश में, जैसे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जाति धर्म के आधार पर क्या पाई जाती है, समानता, समजातीय स्वरूप पाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ पर विरोध भारत की तुलना में कम होंगे। अगर बात करें औद्योगिकरण की तो औद्योगिकरण की दृष्टि से भी ब्रिटेन जो है वो उन्नत देश माना जाता है, भारत तो उन्नत नहीं माना जाता, उतनी अच्छी औद्योगिक व्यवस्था नहीं है, जबकि ब्रिटेन जो है वो भारत की तुलना में उन्नत दृष्टि माना जाता है औद्योगिक दृष्टि से। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों की संस्कृति अलग होगी, यहाँ पर विरोध कम देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर विरोध ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सामाजिक आर्थिक परिवेश भी प्रभावित करता है किसको, राजनीतिक संस्कृति को, इसको निर्धारित करता है। सामाजिक आर्थिक परिवेश के बाद में अंतिम बिंदु की हम बात करें, विचारधाराएं। देखो विचारधाराएं भी प्रभावित करते हैं किसको, राजनीतिक संस्कृति को। देखते हैं कैसे, बात करते हैं। देखो पूंजीवाद क्या है, विचारधारा। साम्यवाद ये भी विचारधारा है। मार्क्सवाद, इसके साथ साथ फासीवाद, तो ये सब क्या हैं, ये सब विचारधाराएं हैं। अब ये कैसे निर्धारित करती हैं, जिस देश ने पूंजीवाद को अपनाया वहाँ के लोगों की विचारधाराएं उस शासन से संबंधित हो जाएंगी। जिस देश ने साम्यवाद को अपनाया वहाँ की विचारधाराएं उस देश के नागरिकों की दृष्टि साम्यवाद जैसी हो जाएगी। मार्क्सवाद की बात करें जहाँ पर मार्क्सवादी शासन है, ठीक है, मार्क्सवादी विचारधाराओं को अपनाए जाते हैं, वहाँ के लोगों की सोच वैसी हो जाएगी। ऐसे फांसीवाद है जो राज्य को ज़्यादा शक्ति देने की बात करते हैं, वहाँ की विचारधारा के आधार पर वहाँ के लोगों की सोच वैसी हो जाएगी। जैसे बात करें अमेरिका में क्या है, पूंजीवाद है, ठीक है, तो यहाँ पर लोगों को खुली आज़ादी मिलेगी आर्थिक क्षेत्र में। जबकि हम चीन की बात करें तो चीन में क्या है, साम्यवाद, तो वहाँ पर उतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जो विचारधारा जो देश अपनाता है, ठीक है, वहाँ के लोगों की संस्कृति उसी विचारधारा से संबंधित हो जाती है, वो वैसा ही सोचने लगते हैं, वैसा ही कार्य करते हैं। तो विचारधाराएं भी प्रभावित करती हैं किसको, राजनीतिक संस्कृति को। तो आज के लिए इतना ही।